और मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे फ्रीलांसर या कंसल्टेंट के साथ काम भी किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आते हैं कंसल्टेंट्स को काम करने में? कमर्शियल आप 2000 रुपये सस्ता चढ़ाना चाहो नहीं चढ़ेगा इजीली, लेकिन रेजिडेंशियल एक बार को 2000-5000 सस्ता देना चाहो चढ़ जाएगा, तुरंत चढ़ जाएगा। नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर एक 2 BHK भी लेने जाओ तो भी 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए का है। तो आप किस तरीके से उनके लिए सस्ता सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो? पहले खुद अपनी वर्किंग करिए, मैं अपने क्लाइंट को विन विन सिचुएशन में कैसे करा सकता, भले ही आपको एक बार को कम मिल जाए, क्योंकि क्लाइंट जब रोटेट करता है तो अपने साथ 4 क्लाइंट और लाता है, 4 के 40 होते हैं, 40 के 400। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, मैंने कई लोग देखे हैं पूरे साल मेहनत करते हैं और कुछ नहीं कमाता। तो ऐसा क्यों होता है? जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी कमाई है, तो पूरा साल मेहनत करके कई लोगों के हाथ कुछ लगता क्यों नहीं है? आपने कहा कि भाई ऐसा है, बाजार में 1% कमीशन है, तू मेरे को 75 पैसे दे दियो, ये वाली डील आई हुई है, तेरे को सस्ते में करा दूंगा, या जो भी है, मतलब आप उसकी वर्किंग बना लीजिए और दोनों का विन विन हो जाता है इसमें। लेकिन यहाँ पर जब हम ग्राहक की बात करते हैं तो वो तो सीधा पैसे देते हैं। आप कैसे 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 50 लाख में दे पाते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये होता है स्टैटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कैलकुलेशन वाइज इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट कमाइए। क्या गलत फहमी लेकर लोग आते हैं कि मैं रियल एस्टेट में एंटर कर गया माला माल हो जाऊंगा? क्या गलत फहमी? जिनको 2 साल या 3 साल बाद जाना है, जिन्हें अपनी लगता है कि मुझे जॉब की वजह से इधर उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ रेंट पे जाए। लेकिन जिनका फिक्स है यार कम से कम मुझे 8-10 साल तो यहीं पर रहना है, तो मैं कहता हूँ कि अपना फ्लैट लें। दोस्तों, एक सफल बिजनेस की नींव केवल जमीन पर नहीं रखी जाती, ये रखी जाती है सोच में, साहस में और आपके फैसलों में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बिजनेस की, एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, जहां पर आप बिना लागत के भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा बिजनेस है जो साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ पर लोग अपने सपने कम समय में पूरे कर पाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस है रियल एस्टेट का, लेकिन क्या ये सही में आपके लिए सही साबित हो सकता है? क्या रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करने का ये सही समय है? और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे अर्पित गुप्ता जी से, जो पारित एसोसिएट के फाउंडर हैं। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये खुद एंटरप्रेन्योर से बिल्डर तक की जर्नी किस तरीके से इन्होंने तय की, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको आपके इसी चैनल फ्रेंचाइजी बताओ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंचाइजी बताओ पॉडकास्ट विद अर्पित गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड। सर, सबसे पहली जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपने पहले अपना शायद आपका गारमेंट का बिजनेस था और गारमेंट के बिजनेस से आप कन्वर्ट हुए, या कहें कि आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया एज ए बिल्डर। यस। तो गारमेंट का बिजनेस गांधीनगर में आपका बहुत अच्छा चल रहा था, वहाँ से बिल्डर तक का सफ़र ये आपने कैसे तय किया? ये क्या था जी, जैसे 2020 में कोविड आया, 2019 में कोविड आया, तो उसके बाद चीज़ें पता लगने लगी थी कि नहीं, चीज़ें अब ग्राउंडेड धीरे धीरे नहीं रहेंगी, क्योंकि गांधीनगर का जो कल्चर था और जो क्लाइंट का जो सिनेरियो था वो कहीं ना कहीं एआई पे जाता जा रहा था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे कह रहे हैं ना कि हम अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम भी बजाज, HMT इन सब की तरह हो जाएंगे। तो आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ कि यस यार, इसमें तो अब फ्यूचरिस्टिक ना ग्रोथ नहीं है इतनी। एक होता है कि आपका अपना माइंडसेट क्या है। अगर आपका माइंडसेट है मुझे तो प्लेन पे जाना है, और आपको पता है रेलगाड़ी तो प्लेन पे नहीं जाएगी, आपने रेलगाड़ी का ट्रैक पकड़ रखा, प्लेन पे कैसे चली जाएगी? तो ट्रैक वो होना चाहिए। जब तक हम वो एक पाँव पीछे का नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात की आपने। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को पहले छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को बाइफरकेट करा। पहले अपने आप को कि देखा कि यस, कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। पहले छोटे प्रोजेक्ट चालू करे, धीरे धीरे बड़े करे, और फिर पूरा ही वाइंड अप करके तरीके से घुस गए इसमें। बिल्कुल, अब एज ए बिल्डर ही आप पूरे आ गए हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं, रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी। अब यहीं से सर, जो कि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर है, हम ज़्यादा बात करेंगे बिजनेस के बारे में। लोग हमारे इस चैनल पर ढूंढते हैं नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। रियल एस्टेट बिजनेस को नया बिजनेस तो नहीं है, ये बहुत पुराना बिजनेस है। क्या अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं? 2026 आ चुका है, आज के समय में लोग बिटकॉइन की बात करते हैं, गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस इतने हाई जा रहे हैं।
क्या आज के समय में भी रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज हैं? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि रियल एस्टेट ज़ीरो से नहीं चालू हो सकता। इफ़ एनीबडी वांट्स टू स्टार्ट तो वो स्टार्ट कर सकता है। अब आपको मैं बताऊँ मैंने पहले भी बताया कि जैसे मैंने ₹2 के पोस्टर से ₹32 कमाए। अब जब मैं 7th क्लास में था। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। तो अच्छा जैसे हम अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले आप सेल्स करिए। आपको दोनों तरफ से कमीशन मिलता है। 1% उधर, 1% उधर और आजकल तो उस दूसरे सेगमेंट्स में ज़्यादा भी मिलता है। फिर सिर्फ कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, उसकी रेंटल भी चढ़वा दो, तो रेंटल में भी मिल जाता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, धीरे-धीरे फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट होने लगे, तो किसी बिल्डर के साथ टाई अप कर लो। मैं 5 फ्लैट ले लेता हूँ 20% इन्वेस्टमेंट पे या 10% इन्वेस्टमेंट पे, कुछ भी है, जो भी आपकी बिल्डर के साथ टाई अप होता है वो कर लीजिए। धीरे-धीरे आप अपना खरीद लीजिए, तो ऐसे धीरे-धीरे हो जाता है। चलिए हम एक-एक करके बात करते हैं। आज मुझे रियल एस्टेट में बिज़नेस शुरू करना है, तो आपका कहना है कि ज़ीरो से भी शुरू हो सकता है? तो ज़ीरो से लेकर हीरो बनने तक का सफ़र, आप तक पहुँचने तक का सफ़र, ये कितने पायदान का है? मुझे एक-एक करके बताइए सर। ज़ीरो से कैसे शुरू करें सबसे पहले? सबसे पहले जैसे कोई प्रॉपर्टी आपके पास पिच होती है, तो आपने अपने सर्कल में उसे फ्लोट करा, रोटेट करा, तो कोई ना कोई लेने वाला हो जाता है। तो आपने कहा कि भाई ऐसा है, बाजार में 1% कमीशन है, तू मेरे को 75 पैसे दे दियो, ये वाली डील आई हुई है, तेरे को सस्ते में करा दूंगा, या जो भी है, मतलब आप उसकी वर्किंग बना लीजिए और दोनों का विन विन हो जाता है इसके अंदर। तो आपको दोनों तरफ से कमीशन मिल जाता है। अब उस कमीशन को धीरे धीरे आपने 2-3 ऐसे ही सेलिंग करी, तो आपके पास सपोज करिए आपने के पास इकट्ठा करते करते 5 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर लिया। अब आप 5 लाख चाहे तो प्लॉट में इन्वेस्ट कर दीजिए या किसी बिल्डर के साथ टाई अप कर लीजिए कि मैं आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ एज ए टोकन 10%, और मेरे को दौरान जैसे 4-6 महीने में किसी न किसी को बेच दीजिए। अभी ही मेरा ही एक इन्वेस्टर था, उसने मेरे साथ 20% की डाउन पेमेंट करी, 5300 रुपये में मेरे से फ्लैट लिया और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर 6500 रुपये में एग्जिट कर गया। तो मतलब आप समझिए उसने 1200 रुपये 900 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया, 12 में 11 लाख, 25 लाख रुपए लगाए और 11 लाख रुपए कमा के ले गया। एक साल में 25 लाख रुपए लगाकर 11 लाख रुपए कमा लिए। हाँ, तो ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे होती हैं कि जिसके अंदर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको उसकी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी कि हाँ, वो एरिया कौन सा है, वो सेक्शन कौन सा है, कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ का एग्जिट सिनेरियो समझ के तरीके से आप करेंगे तो धीरे धीरे आप फिर इसमें रियल एस्टेट में ग्रो कर सकते हैं। पर थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ आज लगाएं और कल ही हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो आपने बताया कि सबसे पहले जो जीरो से शुरू होगा तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट शुरू होगा, वो दूसरों की प्रॉपर्टी सेल करके पैसे कमा सकता है, दोनों साइड से कमीशन मिलती है। आपने कहा बेचने वाले से भी मिलती है, खरीदने वाले से भी मिलती है। लेकिन अगर मैं नोएडा की बात करूँ जहाँ पर हम रहते हैं अभी, यहाँ पर जो खरीदने वाले हैं वो तो कोई कमीशन देते नहीं है। नहीं, खरीदने वाले सब देते हैं कमीशन। ऐसा होता है कि अगर जैसे हम कोई न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है तो उसमें बिल्डर से मिल जाता है कमीशन। हाँ, ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, तो वहाँ पे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से वो पॉकेट तो वहाँ से फिलअप होगी ना। ओके, तो आपका कहना है कि जो न्यू लॉन्च वाले हैं वहाँ बिल्डर से ज़्यादा मिल गया तो सेलर से नहीं मिला, लेकिन रीसेल वाले जो होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी बिल्डर डिलीवर कर चुका है, उस पे हमें दोनों साइड से मिलता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात ये आती है कि ये जो कंसल्टेंट जो आप बोल रहे हैं, इस सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि ठीक है, हमें 1% इधर से मिल गया, 1% आपको सेलर से मिल गया, 1% बायर से मिल गया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2 लाख रुपए कमा लिए। लेकिन ये डील होना बड़ा मुश्किल होती है। कई बार क्या होता है कि हमारा कोई क्लाइंट है, वो देखता तो हमसे है, खरीद कहीं और से लेता है, या फिर साल भर लगा रहता है, हमारी मेहनत लगी रहती है, पैसे लगते रहते हैं, लेकिन कुछ आता नहीं है। तो ऐसी परेशानियां भी तो आती हैं ना कंसल्टेंट को। बिल्कुल आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इन्वेस्ट कर रहा है, आज उसने 5 फ्लैटों में इन्वेस्ट करे तो उसके अगले महीने ही बिक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार पूरे साल में बिकती हैं, 2 डीलें होती हैं। हाँ, तो पेशेंस तो देखो थोड़ा रखना पड़ता है। और जहाँ तक की बात है, देखो पका पकाया आम तो मिलेगा नहीं, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि नहीं मैं तो पाँव रखूँ और मेरे को पैसे मिल जाए, तो नहीं होगा, वो नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चैनलाइज करेंगे, चीज़ें
जैसे कहते हैं ना, पहला पैटर्न थोड़ा सा टफ होता है, फिर तो चीज़ें रोटेट होने लगती हैं अपने आप ही। फिर तो आपके इन्वेस्टर ने जहाँ प्रॉफिट कमाया वही अपने साथ 4 इन्वेस्टर ले आएगा, यार इसके साथ इन्वेस्ट करो। पर अगर आपने सोचा नहीं, मैं अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं कराऊंगा और मैं खुद सारा अपनी पॉकेट में रखूंगा, तो फिर आप समझिए कि आपको नया मुर्गा पकाना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये देखना है कि विन विन सिचुएशन के साथ काम करना है। बिल्कुल। तो आपको, चूंकि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं, बेचे भी हैं, और मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे फ्रीलांसर या कंसल्टेंट के साथ काम भी किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आते हैं कंसल्टेंट्स को काम करने में? कंसल्टेंट्स को ना मेन चैलेंज आते हैं कमीशंस लेने में, क्योंकि देखो आज जैसे बायर है, वो 4 जगह ट्राई करता है। अब यहाँ पे रेट का चैलेंज आ जाता है, कई बार डील के अंदर और भी डीलर से इन्वॉल्व होते हैं हम। तो वहाँ पे भी एक चैलेंज होता है। कोई कहता है मैं तो अपना पोर्शन नहीं छोड़ूंगा, क्लाइंट आए तो ठीक, नहीं आए तो नहीं आए। पर मैं कहता हूँ क्लाइंट को बनाओ, आप करते रहो, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, बस करते रहो। और चीज़ें हैं, क्लियरिटी करो, सर रजिस्ट्री मैं करा रहा हूँ मुझे, लेकिन मेरी अपनी कमीशन चाहिए। आप रजिस्ट्री पे कमीशन लीजिए। कई कहते हैं ना, नहीं मेरे पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं यार, अभी तो हार्ट टाइट हो रहा है, ये हो रहा है। भाई साहब 5 दिन बाद रजिस्ट्री करा लेना, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे चाहिए मेरे। यानी देखो मेरा घर कैसे चलेगा, मैंने बाकी सारे काम कराए हैं। तो इमोशन और बिजनेस प्रैक्टिकलिटी को दोनों में फ़र्क है। डोंट रन फॉर इमोशंस। भाई आफ्टर ऑल अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो उस पर बिल्कुल फोकस रखिए। जो थोड़े दयावान बन जाते हैं उनके बेचारों के कमीशन ही मर जाते हैं। मुझे याद है मैं जब बिजनेस में पहली बार घुसा, पायदान पे रखा, तो मेरी दादी होती थी, अब तो नहीं है वो, लेकिन वो कहती थी बेटा 100 के 105 करने जा रहा है, 99 का पहाड़ा जो सिखाए ना, जूता दिखा देना उसको। हाँ। तो क्या मतलब, क्या हुआ इसका? आपको जब ऐसा मिलेगा चीजें, अरे कोई बात नहीं यार, रेट टू रेट कर ले, नहीं, कमा के निकलना है, चाहे 1 रुपये कमा के निकलना है। हाँ जी। 99 पे नहीं काम नहीं करना। रियल एस्टेट कमाई के लिए है, हाँ, नुकसान के लिए नहीं है। हाँ, मतलब रियल एस्टेट तो मतलब आप समझो ना, आपके पूर्वज भी देख लो, शुरुआत से लड़ाई, चाहे राजा महाराजों की देख लो, होती थी ना कि हमें ये किला फतह करना है, हमें ये जायदाद लेनी है, हमें ये करना है। तो आज तक उसी की रही है, सोने की नहीं रही, चांदी की नहीं रही। हाँ, क्योंकि वो अच्छा चौकीदारी करेगा कौन उसकी? हाँ, हमें ये नहीं पता आज तो कि सोने में पीतल मिला है नहीं मिला। हाँ, आज डायमंड आ गया जी। हाँ, डायमंड, वो आर्टिफिशियल डायमंड नहीं बोलेंगे उसको, लैब ग्रोन डायमंड, सिंथेटिक डायमंड कहते हैं, लैब डायमंड। हाँ, तो किसी का कुछ नहीं पता, और रीसेल नहीं है। आप समझो ना, अब गोल्ड में क्या है, पहले मेकिंग चार्जेस हो, फिर मेकिंग चार्जेस लो, कि इसमें तो ये बाइंग सेलिंग रेट का फ़र्क आ जाएगा, फिर चार्जेस वो हो जाएंगे। अगर कुछ स्टोन लगा है तो हम तो स्टोन निकाल के वेट करेंगे, और जब लेने जाओ तो पूरा वेट है। पर जमीन एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई मिलावट नहीं है। हाँ, आपके सामने है। और इससे क्या है कि हर आदमी कर लेता है, क्योंकि आपने 4 जगह ट्राई करा, ले लिया, और अप्रिशिएट होना ही होना है, क्योंकि महंगाई बत्ता बढ़ता है, शॉर्टेज होती है। फिर जब आप ज़मीन लेते हो तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, और उस वजह से भी आपको प्राइस अप्रिशिएट मिलता है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी आ जाती है, एक्सप्रेसवेज आ गए, मेट्रो कनेक्टिविटी आ गई, रोड्स आ गए, आईटी आ गए, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सब चीज़ें अप्रिशिएट करती हैं चीज़ों को लेके। बहुत बढ़िया। अब आप अप्रिसिएशन की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। जैसे अब किसी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है आज के समय में, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर हम यही नोएडा की बात कर लें, तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट भी मिलते हैं, आपको नॉर्मल 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसके अलावा कमर्शियल शॉप्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं। तो आपको क्या लगता है, कमर्शियल में जाना ज़्यादा फायदेमंद है, रेसिडेंशियल में जाना ज़्यादा फायदेमंद है, या स्टूडियो अपार्टमेंट में जाना ज़्यादा फायदेमंद है? देखो तीनों ना अपने अपने सेक्शंस हैं। किसी को तो चाहिए मेरे को हाई रेंटल मिल जाए, तो कमर्शियल है, क्योंकि कमर्शियल में हाई रेंटल्स मिलते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी चढ़ाना थोड़ा सा आज के टाइम में चैलेंजिंग है। कमर्शियल में 2-3 एक ड्रॉबैक्स हैं। एक तो इसके अंदर जो टेनेंट आता है
तो जीएसटी के अंदर अगर आप 20 लाख की इनकम से एक्सीड करते हैं तो आप जीएसटी पोर्टल में आ जाते हैं, फिर 18% जीएसटी। फिर एक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपकी कम हो जाती है, क्योंकि हर टेनेंट वो 18% जीएसटी नहीं देता। आप समझो 1 लाख पे 1,18,000 हो गए। हाँ, 18,000 सीधे बढ़ गए। तो आज तो एक लड़के की तनख्वाह हो गई। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो हर आदमी कैलकुलेशंस हो जाता है यार। अब किसी पे तो 20 लाख का पोर्टल क्रॉस नहीं हो रहा और किसी का पोर्टल क्रॉस हो गया 20 लाख, तो वो जीएसटी पोर्टल में आ गया। तो यहाँ एक चैलेंज हो जाता है। फिर अगर आपने लोन है तो कमर्शियल लोन एक्सपेंसिव होता है उस मुकाबले एज कम्पेयर टू होम लोन। फिर होम लोन में आपको टैक्स एजम्पशंस का बेनिफिट मिलता है और कमर्शियल में नहीं मिलता है, तो ये एक वो आ जाता है। तो कई सारे लेकिन दो कि कमर्शियल में हाई आरओआई आपको रेंटल्स पे मिल जाती है, जिस वजह से उसकी हाई आरओआई हो जाती है और उसका एप्रिसिएशन अच्छा निकलता है। अगर आप उसकी जल्दी जल्दी अगर वो मतलब आप उसको लीज आउट कर पाते हैं तो एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल मुझे काफ़ी सेफ लगता है, क्योंकि उसकी क्लाइंटेज ज़्यादा रहती है। कमर्शियल आप 2,000 रुपये सस्ता चढ़ाना चाहो नहीं चढ़ेगा इजीली, लेकिन रेजिडेंशियल एक बार को 2,000-5,000 सस्ता देना चाहो ना तुरंत चढ़ जाएगा। और उसमें मतलब आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आपको एक तो लो ईएमआई आ जाती है, क्योंकि जब टैक्स बैंक लोन सस्ता मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम हो जाता है, और उसका जब एप्रिशिएट वैल्यू होता है ना तो अच्छे एप्रिसिएशन में मिलता है। मतलब एप्रिसिएशन भी अच्छा है, लो ईएमआई भी है, स्लो एंड साइलेंट है, ग्रो तो कर ही रहा है। लेकिन हाँ, ग्रो कर ही रहा है। और स्टूडियो के बारे में क्या कहेंगे? स्टूडियो कैसा रहता है? स्टूडियो आदमी को वहाँ लेना चाहिए जैसे जहाँ पे आईटी है, कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी ना क्लाइंटेज बहुत है, रेंटल बहुत अच्छा आता है स्टूडियोज के अंदर। लेकिन हर जगह नहीं आएगा, कहीं कहीं आएगा। हाँ, उसकी लोकेशन देख के लो तो स्टूडियोज में भी आज के टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब आपने लोकेशन की बात की, आपको क्या लगता है कि किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या फिर स्टूडियोज हो, उसमें लोकेशन का कितना बड़ा रोल है? लोकेशन का ना ये बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं रेंटल्स पे। जहाँ पे आपको अंडे देने वाली मुर्गी मिलेगी ना, आप जल्दी भागोगे, आप कहोगे मुर्गा तो है ही है, अंडा भी मिल रहा है, जब तक अंडा मिल रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो यही प्रॉब्लम, यही चीज़ लोकेशन की है। लोकेशन पे ना आपको एक्सेस बहुत जल्दी मिलता है टेनेंट्स का, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, कोई ना कोई टेनेंट आएगा कैसे भी है, कोई आईटी वाला आ गया, कोई कॉलेज वाला आ गया, कोई हॉस्पिटल में नर्सेज वगैरह हैं उनको चाहिए, तो यू गेट मल्टीपल क्लाइंट्स। मतलब कि लोकेशन ही सब कुछ है। प्रॉपर्टीज में अगर आप जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में जा रहे हैं, तो लोकेशन जरूर देखना है। अब हम वापस सर अपने शुरुआत वाले सवाल पे आते हैं, जहां हम बात कर रहे थे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की। प्रॉपर्टी सेक्टर में आपने कहा कि फ्री में बिजनेस शुरू हो सकता है एज ए बिजनेस कंसल्टेंट या रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर, और आपके पास अच्छा यील्ड भी है, मतलब अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, मैंने कई लोग देखे हैं पूरे साल मेहनत करते हैं और कुछ नहीं कमा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी कमाई है, तो पूरा साल मेहनत करके कई लोगों के हाथ कुछ लगता क्यों नहीं है? वो मिसगाइड कर रहते हैं, क्लाइंट्स को भी मिसगाइड करते हैं। अपनी पॉकेट्स को फिल करने के लिए क्लाइंट्स को मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, फैक्ट्स की बात ही नहीं करते। हम क्लाइंट की पर्पस नहीं समझते। आप समझिए, आपको पसंद है चाय, मुझे पसंद है कॉफ़ी, तो अगर वो कहे नहीं भाई साहब नींबू पानी पियो, ना आपको पसंद आएगी ना मुझे, बेच ले तू। ठीक बात है। अब पहले पर्पस जानिए क्लाइंट का, कि उसका फैमिली स्ट्रक्चर जानिए। अगर क्लाइंट का फैमिली स्ट्रक्चर लार्ज है और हम उसे कह रहे हैं स्टूडियो में चला जा, तो वो गलत हो जाएगा ना। वो क्लाइंट सोचेगा यार ये मिसगाइड करता है, ये तो अपना यानी अपना पल्ला झाड़ने के लिए ना कुछ भी चेप देगा। ठीक बात है। तो हमेशा क्लाइंट का फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा क्लाइंट को ना कई बार ना ये ऑफ लगता है, यार ये क्यों पूछ रहा है, लेकिन क्लाइंट को तरीके से अगर आप पूछेंगे तो सब कुछ होता है कि हाँ, क्लाइंट भी बताने को रेडी हो जाता है। तो पहले क्लाइंट का ही पोजीशनिंग समझिए, उसका पर्पस जानिए कि वो प्रॉपर्टी से चाहता क्या है। कई क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं हमें प्रॉपर्टी से रीसेल नहीं करनी, हमें तो रेंटल चाहिए। तो ठीक है, उसे रेंटल के हिसाब से बताओ ना। हाँ, उसे रेंटल ज़्यादा आ रहा हो। हाँ, तो ये सब क्राइटेरिया को देख के हम बात करते हैं, और फिर उसे फैक्ट्स भी बताओ कि हाँ मुझे ये उसके अंदर ये 2 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक बिल्डर से टाई अप कर ले तो उसी का माल बेचने में लगे हो। आप अपने आप को समझिए कि क्लाइंट आया है और आप
जैसे एक कन्फेक्शनरी दुकान पे आटे की 10 वैरायटी है, चावल की 10 वैरायटी है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि अगर तेरे को चावल चाहिए तो चावल में ये सब चीज़ें हैं, आटा है तो ये सब चीज़ें हैं, 5 चीज़ें। अभी जो ब्रोकर हो गया बेसिकली, ब्रोकर से बिल्डर तक बनने तक का सफर कैसा रहता है? किन चीजों पर वो काम करे कि आज तो ब्रोकर है, कल आपकी तरह बिल्डर भी बन पाए? यू हैव टू बी फर्स्ट ट्रस्टवर्दी। आप अपने इंटेंट को अच्छा रखिए, साफ सुथरा करिए। डील आज नहीं होगी, कल होगी, लेकिन किसी को ना फ्रॉडिंग मत करिए, बस चेपने की कोशिश मत करिए। पहले खुद अपनी वर्किंग करिए, मैं अपने क्लाइंट को विन विन सिचुएशन में कैसे करा सकता हूँ। भले ही आपको एक बार को कम मिल जाए, लेकिन बिलीव इन कंपाउंडिंग, क्योंकि क्लाइंट जब रोटेट करता है तो अपने साथ 4 क्लाइंट और लाता है, 4 के 40 होते हैं, 40 के 400। तो ऐसे ही आप करिए, बहुत ज़्यादा एकदम से रश मत करिए। नहीं, पहले तो मेरी, जो लोग सोचते हैं ना पहले मेरा पैसा भरे, मेरे बने, तो वो कभी नहीं बना पाते। हमेशा अगर आपको बिजनेस करना है, पैसे को बाय प्रोडक्ट रखिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। मतलब पहले आपको क्लाइंट को समझना है, उसके बाद आपको समझना है कि उसे चाहिए क्या, फिर आपका बिजनेस बनेगा। क्लाइंट आप समझिए खुद ही बताएगा, अरे एक काम करते हैं, तू एक अच्छा सेल्स है और मैं एक काम करता हूँ, तेरे इन्वेस्ट करते हैं, मेरे पास लैंड के पैसे हैं, इधर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया, बिल्डिंग बना ली और तू सेल्स करिए। और धीरे धीरे आपको इन्वेस्टर मॉड्यूल बना देता है, तेरे 5 फ्लैट है, चल तेरे 10 फ्लैट है। तो ऐसे होता है, लेकिन उसके लिए आपको उसका ट्रस्ट पहले विन करना पड़ेगा, उसे करके दिखाना पड़ेगा। आप कहो नहीं मैं करूँ कुछ नहीं और मुझे करके दिखा दे, मैं रिजल्ट तो कुछ ना दूँ और मेरे को अवार्ड मिल जाए, नहीं मिलेगा। रिजल्ट भी देना पड़ेगा, तभी अवार्ड आपके पास आने वाला है। सर अभी जब आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने की सोचते हो, एज ए बिल्डर के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे आज आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोचते हो, तो आप क्या क्या देखते हो कि मुझे यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट शुरू करना है कि नहीं करना? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे ही सेगमेंट में और लोग क्या कर रहे हैं और कस्टमर को कहाँ पे पेन है और उन सब चीज़ों का पेन कैसे रिमूव करा जाए। फिर कस्टमर को कहाँ कहाँ पेन आएगा, आगे वाले फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देखते हुए। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर सिर्फ वन टाइम परचेजर है, उसको मतलब अगर लॉन्गेविटी के लिए होल्ड अप रहना है तो ही वो आपकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। जब उसे विजन दिखाई देगा ना, यार ये प्रॉपर्टी तो 10 साल तक ग्रो करेगी या 20 साल तक ग्रो करेगी और मैं इसमें लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ, तो ही वो इन्वेस्ट करेगा। और इन्वेस्टर कभी भी, जैसे हम रेडीमेड में थे, हम ना कोई भी पीस प्रोडक्ट खरीदते थे ना, तो प्रोडक्ट खरीदते हुए ना मैं रिटेलर की पोजीशनिंग पे जाके देख लेता था कि अगर मैं कल को रिटेलर हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू दूंगा और मुझे क्या क्या चाहिए। तो ऐसे ही मैं करता हूँ रिटेलर की तरह, मैं अपने आप को एक रिटेल कंज्यूमर समझ लेता हूँ और फिर देखता हूँ यार अगर मैं अपने आप को एक रिटेल कंज्यूमर की तरह उस प्रोडक्ट में देख रहा हूँ तो क्या क्या दिक्कत आएंगी इस लोकेलिटी में, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे। तो जैसे अभी हम जो बना रहे हैं, हमें पता है कि आज ना जैसे मोबाइल फ़ोन नेसेसरी है वैसे पार्किंग नेसेसरी है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो चलता ही नहीं है। और मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यों लूँगा, ठीक है ना। मैं क्यों ना 1-2 लाख रुपए दे के ये ऑप्शन अपना हटाऊं और मैं अपने डेडिकेटेड लूं। बिल्कुल, आज दिल्ली से जो लोग नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं या गुड़गांव अपार्टमेंट से शिफ्ट हो रहे हैं, उनका एक बड़ा कारण ये भी है कि उन्हें गाड़ी लगाने की चिंता नहीं है, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग है। 1-2 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो पार्किंग की जगह मिल जाती है, नहीं तो दिल्ली में तो पार्किंग के चक्कर में झगड़े और बहुत झगड़े। अब ये बताओ ना, मैं एक पीस ऑफ माइंड के लिए घर ले रहा हूँ, हाँ, झगड़े करता रहूँ और मैं सोचता हूँ यानी इससे ज़्यादा महंगे हैं वहाँ के फ्लैट या बिल्डर फ्लोर, मतलब ट्वाइस क्या मैं कहता हूँ थ्राइस या 4 टाइम्स भी महंगे हैं। और फिर वही है, मतलब वही परेशानी है कि हाँ पार्किंग नहीं है। हमें खुद सोचना पड़ता है दिल्ली जाते हुए, यार पार्किंग कहाँ लगाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, मुझे किसी जैसे करोल बाग जाना है या जनकपुरी जाना है या किसी कमला नगर जाना है, तो मैं सोचता हूँ मुझे अगर डायरेक्ट मेट्रो मिल जाए तो मेट्रो में चले जाएं कि एटलीस्ट मुझे गाड़ी पार्किंग के झंझट नहीं है। चांदनी चौक अगर आपको जाना हो तो फिर आप ये समझो कि पैदल ही इतना चलना पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो पार्किंग तो आज के टाइम में मतलब आप समझो एक परिवार हो गया। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो गया पार्किंग। तो आपको एक जैसे बेडरूम आप 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, उसी तरीके से कई लोग तो पार्किंग भी 2-2 ढूंढते हैं कि हमें 2 पार्किंग मिल जाए, क्योंकि 2 गाड़ियाँ हमारे घर में हैं, क्योंकि दूसरी गाड़ी लगाने की नहीं तो दिक्कत ही रहने वाली है। ये आपने अच्छा कहा। सर अब हम बात करते हैं सर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ। अभी जैसे हम बात करें कि नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर एक 2 BHK भी लेने जाओ
तो भी 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए का है 2 BHK, और 2 BHK तो कम से कम चाहिए किसी भी फैमिली को। तो आज जब ये प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है, तो आप किस तरीके से उनके लिए सस्ता सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो? मैं तो कहता हूँ पता नहीं क्यों लोग ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ में जा रहे हैं। मैं तो 50-60 लाख में दे सकता हूँ, तो क्यों नहीं जाते? और मतलब आप समझिए, अगर उसको कोई एमिनिटीज़ की कमी भी लग रही है, आप सोचिए जैसे जिम नहीं है तो मैं 1500 रुपये जाके जिम की सर्विस ले सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को कहीं प्ले एरिया नहीं है, मतलब प्ले एरिया तो वैसे होता है और हमारे पास है भी, हम रूफ टॉप पे बना के दे रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पे नहीं भी है प्ले, तो आप किसी भी क्लब वगैरह में मेंबरशिप ले लीजिए, टाई अप कर लीजिए, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ ले लीजिए, सब हो जाता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं तो जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ना, इट इज़ अ कॉम्पैक्ट मॉड्यूल, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। क्या है जैसे? हाँ, तो लाइक जैसे मुझे एज अ रिटेल कंज्यूमर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं पहले रिटेल कंज्यूमर में उतर के देखता हूँ कि हाँ, मैंने देखा कि जनरली लोगों ने ना एक लिफ्ट लगा रखी है, और वो भी ना असेंबल्ड लिफ्ट है, मतलब लोकल। तो लोकल लिफ्ट और ब्रांडेड में कुछ तो फ़र्क होता है, ठीक है ना। दूसरा, जब एक लिफ्ट ख़राब होती है तो ऊपर का बंदा तो ब्लॉक्ड हो जाता है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब संडे को कई बार तो सुनवाई नहीं होती। तो और हमें पता है ये 6 महीने साल भर में ना, मुझे पता है कि वेयर एंड टियर आता ही आता है, कुछ भी कर लो, गाड़ी सर्विस मांगेगी। तो हमने इसको 2 लिफ्ट रखी, और वो भी हमने ब्रांडेड्स में गए, बिकॉज वी रियली वांट कि आफ्टर सेल सर्विस कौन दे रहा है। ब्रांड्स में ऐसे नहीं है कि जो मर्जी आए सेलेक्ट कर लिया, आफ्टर सेल सर्विस किसकी है, क्योंकि अल्टीमेटली आई डोंट वांट कि मेरा क्लाइंट परेशान हो। अच्छा, ऐसी कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन में ना बहुत जगह तो बिल्डिंग ऐसी बनी है कि आप कील दागो, प्लस्तर बाहर निकल आता है। अच्छा, नोएडा का पानी थोड़ा खारा है, तो उस वजह से हमने वाटर सॉफ्टनर से पूरी कंस्ट्रक्शन की वो कराई है। तो कि कंस्ट्रक्शन के मेजर्स को सब ध्यान रखा गया है। अब जैसे ब्रिक वर्क में ही हमने 4 फुट के बाद में सीमेंटेड स्लैब दिया है, तो स्ट्रांगनेस देने के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाए हैं। हमने सरियों के अंदर भी एक फोल्ड डाला है जिससे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन जाए बिल्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वाटर सॉफ्टनर से सारी वो पानी से सिंचाई करी है सारी, उसकी प्रॉपर उसकी बार बार तराई हुई है, बिल्कुल क्रोजैक से लेंटर डलवाया। इससे क्या होता है, एक तो होता है आप लक्कड़ के डंडे फट्टे ले रहे हैं, और एक स्टील के ले रहे हैं। स्टील के जैक लगाने से क्या होता है, बिल्कुल लेवलाइज्ड आएगा। एक बार को लक्कड़ ऊपर नीचे फूल जाती है, लेकिन स्टील से बिल्कुल लेंटर एकदम वो रहेगा, बिल्कुल बराबर आएगा आपका। फिर हमने क्या किया, नेटिंग करी है। नेटिंग करने से क्या होता है कि प्लस्तर आपका गिरेगा नहीं। अच्छा, और इन सब चीज़ों से क्या होता है, फिर आपकी सीपेज वगैरह भी कंट्रोल रहती है। हमने वाटर टेस्टिंग करी है, एयर प्रेशर टेस्टिंग करी है, एसी के जो हमने कंडक्टिंग करके दी है डाइनिंग एरिया के अंदर, उनमें नाइट्रोजन टेस्टिंग करी है। उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को सर्टिफाइड भी कराया है, रेगी इंडेक्स से सर्टिफाइड कराया है। नाउ वी आर बीइंग अप्रूव्ड, आवर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड कि 4 स्टार गोल्ड स्टार रेटिंग है। फिर एक हमें ध्यान आया, यानी फिर एक चीज़ हमने देखा, बिल्डर क्या करता है, ऊंचा ब्रांड लगा देता है और नीचे काम हल्के कर देता है। ये वही हरकतें करते हैं, मर्सिडीज का मॉडल लेके टायर मारुति कार के लगा देंगे। क्या करेंगे, ऊपर तो जैगुआर का नल और नीचे लोकल पाइपलाइन, दोनों ही काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आपने मारुति के टायर लगाए तो मारुति का ढांचा ले लो, कैसे एटलीस्ट गाड़ी काम तो करेगी। वो क्या होता है, 4-6 महीने बाद में फिर फिसीरा। तो इसलिए हमने सारा जो ब्रांड लिया, हैंडवेयर लिया, कि ताकि ऊपर से टॉप टू बॉटम हैंडवेयर रहे। कल को हम एक ब्रांड से जवाबदारी तो लेंगे ना। ठीक बात है, ठीक है। ऐसे ही हमने सारे पॉलीकैप के स्विचेस एंड वायरिंग। कल को क्या होता है, कंप्लेंट्स होती है ना, अराइज होती है, वो कह देता है सर इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, ये मेरा ब्रांड नहीं है, आप हमारे में जाते हैं। हमने कहा ये पूरा टॉप टू बॉटम तेरा ही है, अब तू कहाँ बचेगा, हमने तेरे हाथ और पांव दोनों पकड़ लिए। ठीक बात है। मतलब ये एक चीज बड़े ध्यान देने वाली चीज है कि आप जब अपना भी कुछ काम कराएं तो आप देखिए कि जीरो से लेकर जो लास्ट तक जो काम होना है सारा एक ही ब्रांड का करवाएंगे, तो वो दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं डाल पाएगा।
जिम्मेदारी अगर कहीं पर स्विच की भी है तो उसी की है, तार की भी है तो भी उसी की है, बोर्ड की है तो भी उसी की है, पंखे की है तो भी उसी की होगी एक तरीके से। बिल्कुल। मतलब पूरी जिम्मेदारी आ जाती है जब आप एक ही ब्रांड के साथ काम करेंगे। मल्टीपल ब्रांड के साथ काम करेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे पर बात डाल देंगे। चलिए सर, ये तो हो गई आपकी क्वालिटी की बात, प्रोडक्ट की बात। लेकिन यहाँ पर जब हम ग्राहक की बात करते हैं तो वो तो सीधा पैसे देखते हैं। आप कैसे 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 50 लाख में दे पाते हैं? देखिए, ये क्योंकि बिल्डर फ्लोर सेगमेंट है, हाँ, तो इसमें कुछ एमिनिटीज तो लैक हैं। हाँ, फिर देखो, सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि ओपन स्पेस वगैरह दूसरे तरह से होता है। देखो, कहीं ना कहीं कुछ तो लैक करेगा। हाँ, मुझे मर्सिडीज का कंफर्ट चाहिए तो मैं मर्सिडीज के पैसे दूंगा, और अगर मेरे को सपोज करिए टाटा सफारी का कंफर्ट चाहिए तो मैं टाटा सफारी का दूंगा। दोनों के प्राइस में फ़र्क है, वेरिएशन में फ़र्क है, ब्रांड्स में फ़र्क है, लेकिन आपका जो फिल अप द ब्लैंक्स है वो इसमें पूरा हो जाएगा। जाना आपने है, ऋषिकेश जाना है, दोनों गाड़ियाँ जाएंगी, ठीक है ना, तो फिल अप द ब्लैंक्स हो जाएगा। तो ये अपनी पॉकेट भी तो देखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा वैसे तो पर्पस ये रहता है, मैं करने को वो वाले फ्लैट्स भी बना सकता हूँ, पर आई रियली वांट कि जो मिडिल सेगमेंट का जो क्लाइंट है, जिसके हाथों से आज चीज़ें छुटती जा रही हैं, प्राइस इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उनको सर्व करूँ। आफ्टर ऑल उनका भी मन है, उनकी भी इच्छाएं। तो मेरा अंदर से तो इंटेंशन वही है कि मैं एटलीस्ट मिडिल सेगमेंट के पर्पस से इसको पूरा कर पाऊँ। ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि आज जैसे प्रॉपर्टी महंगी होती चली जा रही है, ऐसे में जो मिडिल क्लास है, जो 40,000, 50,000, 60,000 की तनख्वाह कमा रहा है, आज वो 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कैसे करे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं जैसे एक लोअर सेगमेंट के या मिडिल सेगमेंट के लिए प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ, ही कैन इन्वेस्ट दैट। फिर क्या कर सकता है, वो बैंक से लोन ले सकता है। उसने 20% की डाउन पेमेंट करी, बैंक से लोन लिया, तो इस तरह से वो अपने फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर सकता है। और वो प्री लॉन्चिंग में इन्वेस्ट करे ना, प्री लॉन्चिंग में इतने बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं प्री लॉन्चिंग में खरीदने प्री से? लॉन्चिंग में ना सबसे बड़ा बेनिफिट है प्राइस का, सस्ता मिलता है। फिर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान मिलता है। आपने सपोज करिए कोई आदमी कमा रहा है जैसे साल का 12 लाख रुपए कमा रहा है, सपोज महीने का 1 लाख रुपए हो गया। उसने क्या किया कि कोई प्रोजेक्ट हो रहा है 2 साल का, 50 लाख है, उसमें 25 लाख या 20 लाख उसने डाउन पेमेंट करी, बाकी उसने CLP प्लान ले लिया कि मैं हर महीने 20-20 हज़ार रुपये दूंगा, तो साल में हो जाते हैं 12 × 2,40,000 रुपये। तो वो उस पर ना बर्डन नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है, देखो ये वाला जो CLP प्लान होता है ना, घर में ना 50 ज़रूरतें आती हैं। और आप सोचे ना मैं एक साथ सारा इकट्ठा कर लूँ तो नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना, या तो मिलेगा या मिलेगा ही कुछ नहीं। तो ये छोटा छोटा इन्वेस्ट करके ना, वो एंड ऑफ द डे उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। एक सवाल हो रहा है, कई बार लोग सस्ते के चक्कर में ऐसा तो नहीं है लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं? हम आज कई बार जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग बेचारे कहीं गलत प्रॉपर्टी में फंस गए और प्रॉपर्टी का खरीदने का सपना ही सपना रह गया उनके लिए। तो हम कैसे बचे, लिटिगेशन से कैसे बचे प्रॉपर्टी में? जैसे प्री लॉन्च में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि प्रॉपर्टी का टाइटल चेक करिए। बिल्डर फ्लोर सेगमेंट के अंदर रेरा नहीं होता, तो आप रेरा में मत जाइए। आप क्या करिए, किसी लॉयर से या डीड राइटर से ये सब चेक करा लीजिए। थर्ड, आप क्या करिए, किसी बैंक से लोन ले लीजिए, सब कुछ चेक हो जाएगा। बैंक से लोन क्यों लें? बैंक अपने आप सारा काम कर लेता है ना। जब सारा बैंक होमवर्क करके दे रहा है, 5,000 रुपये में सारा काम करके दे रहा है, आप खुद जाओगे ना 10,000 रुपये ठोक के आओगे। बहुत सस्ते में काम हो जाएगा बैंक से। लोग लेते नहीं है। जरूरत नहीं है तो भी लोन ले लो ना। अरे आपको तो होम लोन में रिबेट मिलेगा ना। आप दोनों तरफ से कैलकुलेशन करिए। हमेशा सारे पैसे देना समझदारी नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये होता है स्टैटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कैलकुलेशन वाइज इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट कमाइए। ओके। तो प्री लॉन्च में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, प्राइस सस्ता मिलता है, बैंक लोन भी आपको मिल जाता है। फिर आपको CLP प्लान के अंदर आप चले जाते हैं तो वो एक आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको एक साथ सारा पैसा नहीं देना पड़ा। देखो EMI तो बैंक के साथ भी देनी है, उस पर इंटरेस्ट देना है, ये नॉन इंटरेस्टेबल है, तो दोनों चीज़ें मिल रही है ना आपको। आम के आम गुटली का दाम क्यों नहीं लेते आप? मतलब आपको ये देखिए बैंक लोन लेने के फायदे कितने हैं। अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पहला
रिबेट मिलेगी। दूसरा, आपको बैंक सारी प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें चेक कर लेगा, आपको नहीं चेक करना है। बैंक लोन दे रहा है, इसका मतलब क्या, प्रॉपर्टी बिल्कुल साफ सुथरी और क्लीन प्रॉपर्टी है। जो प्री लॉन्च का एक बेनिफिट होता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए वो वाली प्रॉपर्टी। अब भाई जब सारा माल बिक जाएगा फिर तो आप क्लाइंट का वेट करो कि भाई वो बेचेगा नहीं बेचेगा। तो आज देखिए 2 चीज़ें हमने बताई आपको। पहला कि रियल एस्टेट में फ्यूचर है। आज गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन कितना भी तेजी बढ़ जाए, उनमें मिलावट हो सकती है, उनमें आपको दिक्कत आ सकती है, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी तो आपकी कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल सेफ रहेगी। दूसरा, आपको इसमें एंटर करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिना पैसे के ये बिज़नेस शुरू हो सकता है, जीरो में शुरू हो सकता है, और आप इसमें अपनी मेहनत के मुताबिक कितना भी कमा सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूंगा, क्या गलतफहमी लेकर लोग आते हैं कि मैं रियल एस्टेट में एंटर कर गया, तो सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि रियल एस्टेट में एंटर करने से मेरे को माला माल हो जाऊंगा? क्या गलतफहमी होती है? मैं वन लाइन इन्वेस्टर के लिए बात करूंगा। नेवर मैरी अ प्रॉपर्टी। अच्छा। कभी वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ना बस कहते हैं ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो कंपाउंडिंग नहीं करते। और प्रॉपर्टी हमेशा कंपाउंडिंग से बढ़ती है। आज अपने पास 100 रुपए हैं जेब में, उसको 120 करो ना, फिर 120 रुपए इन्वेस्ट करो, फिर 150 रुपए इन्वेस्ट करो, अपना वॉल्यूम बनाओ ना पैसों का। 100 वाला कितना बढ़ जाएगा, 120 के 130 कर लोगे, 140 कर लोगे, और उतने ही टाइम की फ्रेम के अंदर आप 100 रुपए के 200 रुपए कर लोगे। ओके, मतलब बेसिकली आपको एक प्रॉपर्टी पे चिपक के नहीं रहना है, उसको बेचकर आगे बढ़ना है, फिर सस्ता सौदा ढूंढना है, फिर खरीदनी है, फिर ढूंढना है, फिर खरीदनी है, यही काम करना है। बिल्कुल। और दूसरा, आप लॉन्च में इन्वेस्ट करिए, प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करिए। अब हम लोग सिंपल सा कुछ आपसे सवाल लेंगे सर, एक में इसका पॉइंट और भी। हाँ जी, बताओ सर। जब प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये भी होता है कि आप पे ना अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, क्योंकि आपके पास फाइनल कंज्यूमर होता है और आप पे सेकंड इन्वेस्टर भी होता है, तो आप पे दोनों ग्राफ मिलते हैं। हाँ जी। तो अपने सेगमेंट को भी ओपन करिए ना, कि मैं अपॉर्चुनिटी वाला सेगमेंट लूंगा। कल को आप समझिए, हम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से जब स्कूल में थे तो ये बताया जाता था कि कॉमर्स स्ट्रीम से इतने सारे सेक्शंस निकलेंगे, साइंस से इतने सारे सेक्शंस निकलेंगे, आर्ट्स से इतने लिमिटेड सेक्शंस निकलेंगे। तो आप भी अपना सिलेक्शन उस वाइज करिए। बहुत बढ़िया सर। चलिए सर, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। कुछ क्वेश्चन है सर, फटाफट से मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगा। प्रॉपर्टी में जो लोग आइदर एंटर करने की सोच रहे हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, ब्रोकर, एसोसिएट या एजेंट बनने की सोच रहे हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, पूरा पॉडकास्ट बड़ा काम आएगा। अर्पित गुप्ता जी से पर्सनली मिलेंगे या जानेंगे उनके प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा से हैं तो इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ करें। सर, कुछ सवाल मैं आपसे लूँगा सर। आज किसी को इन्वेस्ट करना हो तो प्लॉट या फ्लैट, आप क्या प्रेफर करेंगे? प्लॉट ले या फ्लैट ले? दोनों ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अगर कम पैसे हैं तो फ्लैट ले, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लानों से मिल जाता है। और प्लॉट ले, अगर पैसे उस पे पास हैं तो प्लॉट ले, पर प्लॉट को बना के ही आप रेंट आउट कर सकते हो, जबकि फ्लैट में ये सिरदर्दी खत्म हो जाती है, जीरो से रेंट आउट तो सेक्शन अपना खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों में ही ऑप्शंस हैं, दोनों ही अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। आज के जो मिलेनियल्स है वो सोचते हैं कि भैया प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों है, रेंट पे ही ले लें, क्या ये सही है? इसका मैं थोड़ा सा जवाब ऐसे दूंगा। आप सपोज करिए किचन है, बाहर से खाना सस्ता मिलता है, आप किचन की कैलकुलेशन करेंगे ना, बर्तन है, गैस है, सिलेंडर है, और साफ सफाई है, और सर्फ आ रहा है, बर्तन साफ मेंटेन करने पड़ रहे हैं, तो ये महंगा पड़ता है। फिर भी आप घर में रसोई लेते हैं, तो आप, मैं कहता हूँ कि किचन लेने की जरूरत क्या है, बगैर किचन वाला फ्लैट ले लेना। तो आपको भी पता है कि मुझे बेनिफिट क्या है, और अल्टीमेटली ना एक ना एंड ऑफ द डे आपको ये रहता है, यार मुझे घर में ना जो सुकून है ना, वो किराए में ना सुकून मिलता नहीं है। क्योंकि आप अगर इमोशन, घर ना बाद में एक इमोशन हो जाता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो जो पेट में होता है और जब पैदा होता है, दोनों में आप खुद ऑब्जर्व करेंगे इमोशन का बड़ा फर्क आता है। चाहे पता है बच्चों ने बाहर चले जाना है, फिर भी आप उन्हें ढंग से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, करते हैं। तो इसी तरह ना प्रॉपर्टी का होता है। रेंटल में क्या होता है, एक आपको ना बैक ऑफ द माइंड ये रहता है, यार पता नहीं 2 साल बाद मुझे छोड़नी पड़ जाए।
जिनको 2 साल या 3 साल बाद जाना है, जिन्हें अपनी लगता है कि मुझे जॉब की वजह से इधर उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ वो रेंट पे जाएं। लेकिन जिनका फिक्स है यार कम से कम मुझे 8-10 साल तो यहीं पर रहना है, तो मैं कहता हूँ कि अपना फ्लैट लें, क्योंकि फ्लैट बाद में रीसेल भी कर लोगे आप। जो प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स? कंपाउंडिंग सबसे पहला है, नेवर मैरी अ प्रॉपर्टी, ट्राई टू रोटेट योर मनी फंड्स, एक पे मत चिपके रहिए, और बिल्कुल थोड़ा लोकेशन को देख के ही अपनी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करिए, चीज़ों को देख के इन्वेस्ट करिए, उसका एग्जिट समझिए, 2-4 चीज़ें ही ध्यान में रख लीजिए, बाकी तो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। इन्वेस्टर्स के लिए कोई वार्निंग? इन्वेस्टर्स के लिए तो अगर आपको कम पैसों में ज़्यादा करना है तो लॉन्च में इन्वेस्ट कर दीजिए। लॉन्च में इन्वेस्ट कर दीजिए। और जो बिल्डर बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? बिल्डर बनना ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करते हैं कि कटौती करने लगते हैं जो हमने कमिटमेंट्स करी होती हैं। कभी भी ना कमिटमेंट्स में कटौती मत करिए। मैं आज के टाइम में एनसीआर में ऐसे बिल्डर्स देखता हूँ जो कमिटमेंट 100 की कर रहे हैं ना, तो डिलीवर उनका 110 है। तो ट्राई टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट। आप ये सोचिए कि मैं क्लाइंट के लिए नहीं बना रहा, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल लेगा, क्लाइंट लेगा। आज हल्दीराम का भी माल बिकता है, सीआरसी बिल्डर है उनका भी बिकता है। आप सीआरसी बिल्डर ही है, आप देख लीजिए, पहले बहुत जल्दी ही इन्होंने अच्छी ग्रोथ करी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को ना बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं। और इनका मैंने सिनेरियो समझा है बहुत बढ़िया तरीके से, इनका इंटेंट भी अच्छा है। चाहे आई एम अ बिल्डर, स्टिल आई रीड देयर विजन्स कि यार ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, और मैं भी कुछ चीज़ें उनकी ही फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लास्टली मैं आपसे आपका पर्सनल सवाल लेना चाहूँगा। अगर आज आपको गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में और प्रॉपर्टी में, इन चारों में से एक जगह इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ करोगे? देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो सारे ऑप्शंस खुले हैं और सारे ही हैं, और आदमी को मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करने भी चाहिए। एक जगह करनी है आपको? अगर मुझे एक जगह करनी है तो मैं रियल एस्टेट में करूँगा। रियल एस्टेट में करेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ पैसा बहुत सेफ लगता है। देखो, बिटकॉइन में ना वही है, कई बार तो राइज हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब 4 दिन हल्का रहता है तो 4 दिन नींद ही नहीं आती है। तो मैं खामखा वो गोली क्यों खाऊं? ठीक बात है। और बेसिकली जो काम जो करता है उसको मज़ा उसी में आता है। तो अर्पित गुप्ता जी पारित एसोसिएट के नाम से फर्म चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं और मल्टीपल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। अभी आपका करंटली प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है सर? मेरा सेक्टर 49 में चल रहा है, परित वाटिका के नाम से। एक 42 फ्लैट्स का सेगमेंट है। तो इसमें हम सबको डेडिकेटेड पार्किंग के साथ, और हमने एक फ्यूचरिस्टिक के लिए हम ईवी चार्जिंग पोर्ट भी लगा के दे रहे हैं पावर बैकअप के साथ। तो अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, प्रॉपर्टी में काम करना हो, प्रॉपर्टी की जानकारी चाहिए हो, तो आप अर्पित गुप्ता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बातचीत करिए, अपना डिसीजन लीजिए, देखिए आपको क्या करना है। शायद इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। उसके बाद भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए कुछ और अगर आपके मन में सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। अर्पित जी को दोबारा बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपके सवालों का जवाब लेंगे, और हम आपको बताएंगे किस तरीके से रियल एस्टेट में आप भी ग्रो कर सकते हैं और अपने लिए एक सक्सेसफुल फ्यूचर बना सकते हैं। तो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए फ्रेंचाइजी बताओ जरूर देखिए। जैसे आज हम एक एंटरप्रेन्योर को लेकर आए आपके लिए, उनसे मिलवाया, बातचीत की, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनाई। ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी और नॉलेज दोनों मिलती है एक ही जगह पर। कहाँ? फ्रेंचाइजी बताओ पर। तो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और सर आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।